अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज हम जो टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है डॉपलर इफेक्ट। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने एफएससी में ये कॉन्सेप्ट एक सीखा होगा, आप लोगों ने डॉपलर इफेक्ट को एक्सप्लेन किया होगा, डिफाइन किया होगा। तो वर्बली मैं इसे डिफाइन कर देता हूं कि एपरेंट चेंज इन द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स ड्यू टू द रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। अब इसी चीज को हम लोगों ने यहां पे समराइज किया है कि डॉपलर इफेक्ट में डियर स्टूडेंट्स क्या होगा, डॉपलर इफेक्ट में फ्रीक्वेंसी में चेंज आएगा, लेकिन वो चेंज कैसा होगा, मैंने मेंशन किया कि वो जो फ्रीक्वेंसी में चेंज है वो एपरेंट चेंज है। ये वर्ड बड़ा इंपॉर्टेंट है, एपरेंट चेंज की बात की जा रही है। एपरेंट का मतलब होता है गैर हकीकी। इसका मतलब ये वर्ड है स्टूडेंट्स कि जो साउंड वेव्स हैं उनकी फ्रीक्वेंसी में जो चेंज है वो इन एक्चुअल, इन रियलिटी चेंज नहीं आता फ्रीक्वेंसी में, इट सीम्स, ऐसा लगता है। इस वजह से ये टर्म यूज की जाती है, एपरेंट चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड वेव्स। लेकिन ऐसा होगा कब, एपरेंट चेंज फ्रीक्वेंसी में कब आएगा? इसकी एक वजह है। वजह क्या है? रिलेटिव मोशन, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। रिलेटिव मोशन किस किस के दरमियान? सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान अगर रिलेटिव मोशन हो तो फ्रीक्वेंसी में एपरेंट चेंज आएगा। इसी को हम लोग डॉपलर इफेक्ट का नाम देते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, एक बात बड़ी अहम है, मैंने जब इसे डिफाइन किया, मैंने जब इसे आपके सामने एक्सप्लेन किया, तो मैंने तो साउंड वेव्स की बात की, मैंने तो लाइट वेव्स की बात ही नहीं की। लेकिन याद रखिएगा डियर स्टूडेंट्स, डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स। और ये जो मैंने लाइन आपके सामने लिखी है, यूजुअली ये एमसीक्यूज में पूछी जा सकती है। तो एमसीक्यूज के लिए इंपॉर्टेंट है ये एमसीक्यू के तौर पे अक्सर डिस्कस किया जाता है कि डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू व्हाट। तो डॉपलर इफेक्ट इज एप्लीकेबल टू बोथ साउंड एंड लाइट वेव्स। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसके ना कुछ केसेस हैं आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, आइए जरा उन केसेस को हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो नंबर वन डियर स्टूडेंट्स, जो हमारा केस है वो ये है कि व्हेन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। ठीक है जी, यहां पे मैं मेंशन कर देता हूं, सोर्स डियर स्टूडेंट्स रेस्ट पे है, ठीक है, और डियर स्टूडेंट्स एक ऑब्जर्वर है लाइक दिस, ठीक है। ये ऑब्जर्वर मूव कर रहा है किधर? सोर्स की तरफ। और ये जो ऑब्जर्वर है ये किस स्पीड से मूव कर रहा है, इसे हमने u नॉट कह दिया। u इज द स्पीड ऑफ और ऑब्जर्वर। तो ऑब्जर्वर किस स्पीड के साथ सोर्स की तरफ मूव कर रहा है? तो ये फर्स्ट केस है इन विच एन ऑब्जर्वर इज मूविंग टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स। सोर्स कौन है? ये सोर्स जो है बेसिकली डियर स्टूडेंट्स ये साउंड का सोर्स है। तो आइए जरा इसको सीखते हैं। ये देखें, लेट्स से मैं यहां पे कह सकता हूं कि ये एक सोर्स है जो कि रेस्ट पे है, इसलिए मैंने सोर्स की स्पीड को 0 कर दिया। अब डियर स्टूडेंट्स, ये जो सोर्स है ना, ये मल्टी डायरेक्शंस में, डिफरेंट डायरेक्शंस में साउंड इमिट कर रहा है, और उस साउंड की जो स्पीड है डियर स्टूडेंट्स वो v है, ठीक है। इसी तरह से ये इस डायरेक्शन में भी एक साउंड इमिट कर रहा है, तो साउंड की स्पीड क्या है? v। तो सोर्स इज इमिटिंग ए पर्टिकुलर साउंड ऑफ पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी विद स्पीड v। यहां पे देखिए, जैसे मैंने आपको बताया हेडिंग के अंदर, मेन हेडिंग में, बिल्कुल इसी तरह से हम यहां पे डिस्कस कर रहे हैं कि डियर स्टूडेंट्स दिस इज ऑब्जर्वर और ये इधर मूव कर रहा है, ठीक है, स्टेशनरी सोर्स की तरफ, और उसकी स्पीड क्या है? u। अब डियर स्टूडेंट्स, यहां पे ये बात भी समझ लीजिए कि ये सोर्स जो साउंड इमिट कर रहा है डिफरेंट डायरेक्शंस में, उस साउंड की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी f है। अब ये ऑब्जर्वर इसकी फ्रीक्वेंसी को जो सुनेगा, जो सेंस करेगा, वो ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी होगी, एपरेंट फ्रीक्वेंसी होगी डियर स्टूडेंट्स, उसे f डैश का नाम दिया जाएगा। तो ये फर्स्ट केस आपके सामने है। डेरिवेशन हमारे एंट्रेंस एग्जाम में इंक्लूडेड नहीं है डियर स्टूडेंट्स, हमने अल्टीमेट रिजल्ट्स की तरफ जाना होता है। तो फर्स्ट केस आपके सामने, इसका जो फॉर्मूला डियर स्टूडेंट्स वो आपने मेमोराइज करना, याद रखना है, वो ये है, f डैश इज इक्वल टू v प्लस u नॉट ओवर v इंटू f। इसका मतलब ये हुआ डियर स्टूडेंट्स कि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है इट विल बी ग्रेटर देन रियल फ्रीक्वेंसी। और कई बच्चे तो ये सोच रहे होते हैं कि ये दरमियान में प्लस साइन क्यों आ गया, पॉजिटिव यहाँ पे प्लस क्यों है, ये नेगेटिव क्यों नहीं है। डियर स्टूडेंट्स, ये रिलेटिव मोशन की वजह से है। आप लोगों ने प्रीवियसली रिलेटिव वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट पढ़ा है, तो इस वजह से है। ये देखें, साउंड की स्पीड
इस तरफ है, ऑब्जर्वर की स्पीड इस तरफ है, तो ऑपोजिट डायरेक्शन में हमने ऐड कर दिया। तो ये रिलेटिव की वजह से, रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से ऐसे है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये फर्स्ट केस आपके सामने है, इसका फॉर्मूला आपने याद रखना है। जब कभी स्टेटमेंट में ये बात की जा रही हो कि एक ऑब्जर्वर इस स्पीड के साथ स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है, तो आपने ये वाला फॉर्मूला यूज करना है डियर स्टूडेंट्स। आइए जरा सेकंड केस को डिस्कस करते हैं कि सेकंड केस क्या है। डियर स्टूडेंट्स, सेकंड केस में ये डिस्कस किया जाता है कि जो सोर्स है ना वो स्टैटिक ही है, वो रेस्ट पे ही है। सोर्स ये मैंने यहां पे लिख दिया कि ये रेस्ट पे है, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अब जो ऑब्जर्वर है ये सोर्स से अवे मूव कर रहा है। ये ऑब्जर्वर है और ये अवे मूव कर रहा है किस स्पीड के साथ? u नॉट स्पीड के साथ। तो आइए डियर स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि जब कभी ये केस आ जाए फिर फ्रीक्वेंसी को हम कैसे देखते हैं। तो डायग्राम ये आपके सामने बनी हुई है। जस्ट एक काम करते हैं, अब मैं यहाँ पे ये मेंशन कर देता हूँ कि ये जो आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ऑब्जर्वर ये अवे मूव कर रहा है किस स्पीड के साथ? u नॉट स्पीड के साथ। तो इसकी जो फ्रीक्वेंसी होगी, जो ये सुन रहा होगा दूर जाते हुए, वो इस तरीके से फाइंड आउट की जाती है। f डैश इज इक्वल टू v माइनस u नॉट ओवर v इंटू f। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां से हमें जो रिजल्ट मिलता है वो ये मिलता है कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी और ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी इज लेस देन रियल फ्रीक्वेंसी। डियर स्टूडेंट्स, अब फिर आपका यहां पे क्वेश्चन होना चाहिए जो कि एक बड़ा लॉजिकल क्वेश्चन है कि सर देखें यहां पर तो प्लस है, यहां पे माइनस आ गया। मैंने आंसर किया था ये रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट की वजह से है। देखें, साउंड की जो स्पीड या वेलोसिटी है वो भी इसी डायरेक्शन में है और ये जो ऑब्जर्वर है वो भी इसी डायरेक्शन में अवे मूव कर रहा है इस सोर्स से। तो u नॉट वेक्टर देखें आप, ठीक है जी, वेलोसिटी का वेक्टर देखें और यहां पे आप वेलोसिटी का वेक्टर देखें, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो सेम डायरेक्शन में सबट्रैक्शन करते हैं, इस वजह से यहां पे नेगेटिव साइन है। तो ये डियर स्टूडेंट्स सेकंड फॉर्मूला है जो आप लोगों ने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स एक थर्ड केस है। देखें, पहले जो दो केसेस है ना डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपने ऑब्जर्व किया कि जो सोर्स है वो रेस्ट में है और ऑब्जर्वर टुवर्ड्स मूव कर रहा है और अवे मूव कर रहा है। डियर स्टूडेंट्स, अब पता क्या होगा थर्ड केस के अंदर, जो हमारा सोर्स है वो मूविंग होगा और जो ऑब्जर्वर है वो क्या होगा? रेस्ट पे होगा। तो आइए जरा इस चीज को देखते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अब ये देखें, ये आपके सामने एक लेट्स से ऑब्जर्वर है, ठीक है जी, और ये रेस्ट पे है डियर स्टूडेंट्स, ठीक है। तो ऑब्जर्वर की स्पीड हो गई 0, इस चीज को आपने याद रखना है। u नॉट ये ऑब्जर्वर की स्पीड है, ये रेस्ट पे है। अब यहां पे डियर स्टूडेंट्स एक सोर्स है, ठीक है, जो कि इधर मूव कर रहा है। अब सोर्स इधर मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड होगी us। और डियर स्टूडेंट्स, वैसे तो ये सोर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में साउंड इमिट कर रहा होगा, लेकिन मैं जानबूझ के सिर्फ वही डायरेक्शन कंसीडर कर रहा हूं साउंड की स्पीड या वेलोसिटी की जो इस डायरेक्शन में है। तो लेट्स से दिस इज द वेलोसिटी ऑफ द साउंड। तो अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों वेक्टर सेम डायरेक्शंस में है, ठीक है। तो अब क्या होगी? सबट्रैक्शन होगी। तो इस वजह से ये जो थर्ड केस है डियर स्टूडेंट्स, इस केस में जो फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्वर सुनता है, ऑब्जर्व करता है, f डैश, इसको यूं लिखा जाता है v ओवर v माइनस us इंटू f। और डियर स्टूडेंट्स, इसका मतलब ये है कि जो फ्रीक्वेंसी है f डैश इट इज ग्रेटर देन f। तो ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने याद रखना है। अब डियर स्टूडेंट्स, आप एक चीज नोट कीजिए, बड़ा जबरदस्त किस्म का कॉन्सेप्ट है और वो ये है, देखें आप, फॉर्मूला अक्सर बच्चा कहता है सर मुझे भूल जाता है। मुझे जब क्वेश्चन मेरे सामने आता है ना तो मुझे ये समझ में नहीं आता कि मैं कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करूं, किस वजह से अप्लाई करूं। आप इस केस में देखें, सोर्स स्टैटिक है। अब फॉर्मूला में देखें, पूरे इस फॉर्मूला के अंदर क्या सोर्स की स्पीड है? नहीं। यहां सेकंड केस में देखें, सोर्स क्या है? रेस्ट पे है, स्टैटिक है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन के अंदर क्या आपको सोर्स की स्पीड नजर आ रही है? नो डियर स्टूडेंट्स। अब यहां पे देखें, यहां पे आपका ऑब्जर्वर रेस्ट पे है, तो क्या इस एक्सप्रेशन के अंदर डियर स्टूडेंट्स आपको u नॉट का फैक्टर या ऑब्जर्वर की स्पीड का कोई फैक्टर दिखाई दे रहा है? तो ये बड़े आप आसान तरीकों से मतलब इसे अप्लाई कर सकते हैं जस्ट कंपैरिजन के अंदर। इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि स्टार्ट में इसके कंपैरिजन को अच्छे से सुन लीजिए। अभी जब लेटर ऑन हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे तो वहां मैं आपको
आपको स्टेटमेंट के अंदर से ऐसे कीवर्ड्स निकाल के दिखाऊंगा कि ये देखें डियर स्टूडेंट्स, इस वजह से, इस बात की वजह से, इस लॉजिक की वजह से हमें यहां पे ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ रहा है। तो आइए अब जरा जल्दी से फोर्थ केस देखते हैं डियर स्टूडेंट्स। और फोर्थ केस ये है कि जो ऑब्जर्वर है, लेट्स से ये मैं कहता हूं कि दिस इज द ऑब्जर्वर, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये क्या है, ये रेस्ट पे है और यहां पे एक सोर्स है, ठीक है जी, जो कि अवे मूव कर रहा है। यानी फोर्थ केस ये बना व्हेन द सोर्स इज मूविंग अवे फ्रॉम स्टेशनरी ऑब्जर्वर, ठीक है जी। और सोर्स की जो स्पीड है वो यूएस। अच्छा, वैसे तो डियर स्टूडेंट्स ये जो आपके पास सोर्स है ये डिफरेंट डायरेक्शंस में साउंड इमिट कर रहा होगा, लेकिन मैं साउंड की वेलोसिटी या स्पीड की वो डायरेक्शन कंसीडर करूंगा जो इस ऑब्जर्वर की तरफ है। क्योंकि देखें ना, प्रॉब्लम पता क्या है, इस ऑब्जर्वर ने सेंस करना है, इसने साउंड को सुनना है, तो इसकी डायरेक्शन में ये देखें साउंड यहां पे भी है, लेकिन मैं साउंड की वेलोसिटी का ये वेक्टर कंसीडर करूंगा क्योंकि जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी है वो ये बताएगा, ये ऑब्जर्व करके बताएगा, इसलिए साउंड की जस्ट ये मैंने ये डायरेक्शन कंसीडर किया डियर स्टूडेंट्स। तो अब आपको नजर आ रहा है डियर स्टूडेंट्स, ये दो वेक्टर्स क्या है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इसी वजह से अब जो एपरेंट फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी प्लस यूएस, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इनटू यहां पे लिखेंगे एफ। तो स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि जो एफ डैश है इट इज लेस देन एफ। यहां पे भी देखें, इस ऑब्जर्वर ने बेसिकली ऑब्जर्व करना था साउंड को, तो मैंने इस सोर्स से इमिट होने वाले साउंड की वो डायरेक्शन कंसीडर किया, उसकी यानी स्पीड या वेलोसिटी की वो डायरेक्शन कंसीडर की है जो ऑब्जर्वर की तरफ है। तो ये चीजें याद रखिएगा। ये देखें सेम डायरेक्शन, इस वजह से नेगेटिव साइन। ये देखें और दो वेक्टर्स में ऑपोजिट है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, इस वजह से यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स ये क्या है, प्लस का साइन है। तो ये चीजें आप लोगों ने याद रखनी है। अब डियर स्टूडेंट्स एक और तरीकेकार है जिससे इसको एक्सप्लेन किया जाता है, उसे कहा जाता है डॉपलर शिफ्ट। डॉपलर शिफ्ट क्या है, आइए जरा जल्दी से सीखते हैं। डॉपलर शिफ्ट इज बेसिकली द चेंज इन वेवलेंथ, ठीक है। डॉपलर शिफ्ट ये एक नई टर्म है जो आप पढ़ने जा रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, और ये जो डॉपलर शिफ्ट है इसे डेल्टा लैम्डा से डिनोट किया जाता है, और इसे क्या बोला जाता है, डॉपलर शिफ्ट। The change in the wavelength of sound waves is known as Doppler shift, which is represented by delta lambda, और इसका फॉर्मूला है US over F। अब डियर स्टूडेंट्स इसका जो एक्सप्रेशन है ये आपको तमाम क्वेश्चंस का आंसर कर देता है। अब जल्दी से बताएं, डॉपलर शिफ्ट कब आएगा? तब आएगा जब सोर्स मूविंग होगा। पहले दो केसेस जिसमें सोर्स स्टैटिक है, यूएस सोर्स की स्पीड 0 ओवर समथिंग 0, तो पहले दो केसेस के अंदर डॉपलर शिफ्ट नहीं आ रहा। पहले दो केसेस के अंदर जो साउंड की वेवलेंथ है उसमें शिफ्ट नहीं आ रहा। ये चीज याद रखनी है आपने। शिफ्ट कब आएगा? सिर्फ तभी आएगा जब सोर्स मूव कर रहा होगा। तो आखिरी दो केसेस जिसमें देखें सोर्स क्या है, मूविंग है, एक दफा टूवर्ड्स, एक दफा अवे। तो आखिरी दो केसेस यानी थर्ड केस में और फोर्थ केस में हम डॉपलर शिफ्ट की बात करते हैं। और डॉपलर शिफ्ट क्या है? वेवलेंथ में चेंज। डियर स्टूडेंट्स प्रॉब्लम ये है कि एक्चुअली ये जो सोर्स है ना ये साउंड इमिट कर रहा है, ठीक है। और ये देखें ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान एक स्पेसिफिक प्लेस है, ठीक है, सॉरी एक स्पेसिफिक स्पेस है, जगह है। जब ये सोर्स मूव कर रहा होता है ना तो सोर्स के मूव करने की वजह से ऑब्जर्वर और सोर्स के दरमियान सेम नंबर ऑफ वेव्स कंप्रेस हो जाती हैं। लेट्स से अगर पहले जो आपका सोर्स है वो इस तरह का एक साउंड इमिट कर रहा था, तो जब सोर्स अब मूव कर रहा होगा ना ऑब्जर्वर की तरफ, तो ये जो टोटल नंबर ऑफ वेव्स हैं ये अब कंप्रेस हो जाएंगी। तो इसको इस तरीके से भी डियर स्टूडेंट्स आप कर सकते हैं, लाइक दिस, ठीक है। तो अब सेम नंबर ऑफ वेव्स कंप्रेस हो जाएंगी। तो देखें पहले वेवलेंथ ये थी, ये वेवलेंथ है, अब वेवलेंथ देखें, तो उसका मतलब है ये जो थर्ड केस है यहां पे वेवलेंथ कम हो जाती है, इसी वजह से तो फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। और यहां पे भी इस चीज को हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। लेट्स से कि पहले अगर ये सोर्स स्टैटिक होता तो ये इस तरह की वेव्स एमिट करता, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
और ये ऑब्जर्वर मतलब ये जो सोर्स है ना, अगर ये स्टैटिक होता, ये सोर्स है स्टैटिक है, तो इस तरह की ये वेव एमिट करता और उसको ये जो ऑब्जर्वर है ये सुन लेता। क्योंकि अब ये सोर्स अवे मूव कर रहा है, तो ये जो अब आपकी वेव है ना, ये एक्सपैंड हो जाएगी। जब ये एक्सपैंड होगी डियर स्टूडेंट्स, तो ये आपको कुछ इस तरीके से दिखाई देगी। तो एक्सपैंड होने का क्या मतलब है डियर स्टूडेंट्स, ये देखें, इसकी जो वेवलेंथ है ये इंक्रीज कर गई है। इसी वजह से डियर स्टूडेंट्स यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी है वो डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है। और हाँ, अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक देखेंगे तो वहां पर यूं दिखाया होगा, ठीक है जी, ये जी आपका सोर्स है और इस तरीके से डियर स्टूडेंट्स एक्सप्लेन किया जा रहा होगा। तो ये देखें, ये सर्कल्स के करीब आने का मतलब है कि वेवलेंथ कंप्रेस हो रही है, ठीक है। ये सोर्स है, ये ऐसे मूव कर रहा है। तो एक दफा ऑब्जर्वर को इस पॉइंट पे डिस्कस किया जाएगा, एक जगह पे इस पॉइंट पे। तो अगर मैं इसे ऑब्जर्वर मान लूं, तो जब ये सोर्स ऑब्जर्वर की तरफ मूव कर रहा है तो देखें वेवलेंथ क्या हो रही है, कंप्रेस। और अगर मैं इसे ऑब्जर्वर मान लूं तो ये जो सोर्स है ये अवे मूव कर रहा है, तो देखें वेवलेंथ क्या हो रही है, ज्यादा हो रही है। तो इस तरीके से भी इसको एक्सप्लेन किया जाता है। तो हमने यहाँ पे ये सीखा कि जो डॉपलर शिफ्ट है ये डिपेंड किस पे करता है डियर स्टूडेंट्स, सोर्स की स्पीड पे डिपेंड करता है। इस चीज को याद रखिएगा। अच्छा, कई दफा ना एमसीक्यूज के अंदर ये पूछा जाता है कि जो डॉपलर शिफ्ट है क्या ये सोर्स और ऑब्जर्वर के दरमियान डिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो देखें, बताइए जरा इस एक्सप्रेशन में क्या डिस्टेंस नजर आ रहा है? नो। तो इस वजह से मैं लिखूंगा कि जो डॉपलर शिफ्ट है इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ, डॉपलर शिफ्ट इज इंडिपेंडेंट of distance between distance between source and observer। इस चीज को डियर स्टूडेंट्स आपने याद रखना है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने ओवरऑल केसेस को देखा और मैंने इसे बड़े कम टाइम के अंदर कोशिश की है कि ये सारा टॉपिक जल्दी से समराइज कर दूं। तो डियर स्टूडेंट्स, इसमें आपको 4 एक्सप्रेशंस नजर आ रहे हैं। अब अक्सर जो आप लोग हमसे प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं वो ये है कि सर क्या हम 1, 2, 3, 4 एक्सप्रेशंस की क्या क्रैमिंग करें? नो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने लॉजिकली याद रखने हैं। आइए अब आपको मैं एक शॉर्टकट बताता हूं। क्या कोई एक ऐसा सिंगल एक्सप्रेशन है जिससे ये चारों केसेस बन जाते हैं? यस। तो डियर स्टूडेंट्स, वो जो एक्सप्रेशन है, वो जो शॉर्टकट है, वो जरा आप नोट कर लीजिए। वो ये है, एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस यू नॉट डिवाइडेड बाय v प्लस माइनस यूएस, ठीक है, इंटू एफ। अब डियर स्टूडेंट्स, ये शॉर्टकट है, ये एक ऐसा एक्सप्रेशन है बेसिकली जिससे तमाम केसेस सेटिस्फाई हो जाते हैं। अगर आपको लॉजिक्स के बारे में पता हो, ये कंडीशन है। देखें, आपने एक चीज नोट की, क्यों मैं शुरू में आपको बार बार ये बता रहा था कि देखिए जी, सोर्स भी इसी डायरेक्शन में जा रहा है, साउंड भी इसी डायरेक्शन में है। मैंने रिलेटिव वेलोसिटी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया और पॉजिटिव साइन और नेगेटिव साइन को मैंने एक्सप्लेन किया। यहां पे ये प्लस माइनस इस वजह से है। एक केस मैं आपको करके दे देता हूं डियर स्टूडेंट्स, बाकी केस आप करेंगे। लेकिन जो फर्स्ट केस है ना, ये मैं आपको बताता हूं कि इस एक्सप्रेशन से फर्स्ट केस कैसे आप डिराइव कर सकते हैं। सेकंड, थर्ड और फोर्थ ये आपकी असाइनमेंट है, ये आप खुद कीजिएगा। आइए जरा फर्स्ट केस के बारे में जल्दी से चीजों को रिवाइज करते हैं। यहां पे जो सोर्स था वो रेस्ट पे था, ठीक होगी बात, और जो ऑब्जर्वर है ये मूविंग है। क्लियर? अब डियर स्टूडेंट्स, जो साउंड है वो किसने ऑब्जर्व करना है? इस ऑब्जर्वर ने ऑब्जर्व करना है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। अब ये वेलोसिटी का वेक्टर इस डायरेक्शन में है और जो ये साउंड की वेलोसिटी का वेक्टर इस डायरेक्शन में है और जो ऑब्जर्वर की स्पीड है वो इस डायरेक्शन में, तो दो वेक्टर्स ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो प्लस का साइन आना चाहिए। तो देखिए जरा, यहां से जो फर्स्ट केस है डियर स्टूडेंट्स, उसे मैं कैसे लिखूंगा? एफ डैश इज इक्वल टू वी प्लस माइनस। इसका मतलब है दो केसेस है, एक केस में प्लस आएगा, एक में माइनस आएगा। बताएं यहां पे प्लस आएगा कि माइनस आएगा? आप लोग देखें, ये मैं डिस्कस कर रहा था, एक ये वेक्टर है, एक ये वेक्टर है, ऑपोजिट डायरेक्शन में है। इस वजह से डियर स्टूडेंट्स हम इन्हें ऐड करेंगे और यहां पे प्लस का साइन आएगा, ये यू नॉट डिवाइडेड बाय v, वॉट एवर इज द सिंबल। जो सोर्स है वो स्टैटिक है, तो यहां पे 0 आ जाएगा, ये f आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर में v प्लस माइनस 0 वो v के ही बराबर होगा, इस वजह से ये बन जाएगा v प्लस यू नॉट डिवाइडेड बाई v इंटू एफ। तो देखें, इस एक सिंगल एक्सप्रेशन से मैंने आपको बताया कि आप किस तरीके से एक फॉर्मूला डिराइव कर सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स, आइए हम डिफरेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करते हैं और ये देखते हैं कि किस तरह से हमें एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं।
डियर स्टूडेंट्स, डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड जो हमें डिफरेंट एमसीक्यूज पूछे जा सकते हैं, उसमें से जो फर्स्ट एमसीक्यू है लेट से वो आपसे इस तरीके से पूछा जा सकता है। वैसे तो स्टेटमेंट के अंदर आपको कंप्लीट एक इंफॉर्मेशन दी होगी। लेट से मैं स्टेटमेंट को वर्बली आपके सामने बोलता हूं, जरा इसे गौर से सुनिएगा। डियर स्टूडेंट्स, वर्बली मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और स्टेटमेंट ये है, द सोर्स ऑफ साउंड इज मूविंग टुवर्ड्स ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर विद द स्पीड ऑफ 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ साउंड इज 100 हर्ट्ज देन व्हाट विल बी द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय द ऑब्जर्वर। तो इस सिनेरियो को अब जरा ड्रॉ कर लेते हैं। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपके सामने ये बोला कि एक स्टेशनरी ऑब्जर्वर है, ठीक है जी, और इस स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ एक जो सोर्स है वो मूव कर रहा है। ये सोर्स है, ऑब्वियसली ये डिफरेंट डायरेक्शंस में क्या कर रहा होगा डियर स्टूडेंट्स, साउंड को इमिट कर रहा होगा, और साउंड की जो स्पीड या वेलोसिटी है वो देखिए मैं v से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, और ये मल्टी डायरेक्शंस में यानी डिफरेंट डायरेक्शंस में साउंड इमिट कर रहा है, ठीक है। और डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैंने आपको इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड की है कि ये जो सोर्स है साउंड का, इट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड टुवर्ड्स द स्टेशनरी ऑब्जर्वर। और मैंने ये बोला कि यहां से जो साउंड इमिट हो रहा है, अगर उस साउंड की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी, रियल फ्रीक्वेंसी is 100 hertz, then what will be the frequency heard by this observer? वो है f dash, apparent frequency। ये डियर स्टूडेंट्स आप लोगों ने फाइंड आउट करनी है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को हम किस तरीके से डिस्कस करते हैं? वैसे तो मैंने भी आपको वर्बली स्टेटमेंट में बताया कि इस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मैंने एक कंप्लीट सिनेरियो आपको दिखा दिया। तो डियर स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट को पढ़ने के बाद आप माइंड के अंदर मैपिंग कर सकते हैं, आप माइंड के अंदर चीजों को ड्रॉ कर सकते हैं, इमेजेस बना सकते हैं, जैसे ये आपके सामने है। तो यहां से फौरन से समझ में आ जाता है कि कौन सा केस बनेगा। अगर आप गौर से देखें तो ये डॉपलर इफेक्ट का थर्ड केस है, जिसमें जो सोर्स ऑफ साउंड है वो स्टेशनरी ऑब्जर्वर की तरफ क्या कर रहा होता है, मूव कर रहा होता है। तो फौरन से पता चला कि यहाँ पे जो हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे वो होगा f डैश इज इक्वल टू v/v माइनस us इंटू f। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा यहाँ पे वैल्यूज हम कैसे पुट करेंगे। v एज इट इज, ये v भी एज इट इज, और सोर्स की स्पीड कितनी है, इट इज 1/3 ऑफ स्पीड ऑफ साउंड, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने। तो डियर स्टूडेंट्स ये आ जाएगा v/3 इंटू f। अब डियर स्टूडेंट्स ये देखें, ऊपर न्यूमरेटर में ये v एज इट इज रहेगा, यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे। जब आप एलसीएम लेंगे ये 3 आ जाएगा और ये बनेगा 3v माइनस v इंटू f। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3v माइनस v 2v, तो 3v ओवर 2v इंटू f, v से कैंसिल हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स अब मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं कि ये बन जाएगा 3/2 इंटू f। आइए अब जरा जल्दी से वैल्यूज को पुट करते हैं। जब वैल्यूज को पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स ये आएगा 3/2, ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी है 100 को 2 पे डिवाइड करें 50 आएगा, 50 को 3 से मल्टीप्लाई करें डियर स्टूडेंट्स, तो हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा दैट विल बी 150 हर्ट्ज। तो देखें इस तरीके से न्यूमेरिकल बेस्ड एमसीक्यूज आपको डॉपलर इफेक्ट से पूछे जा सकते हैं। अब डियर स्टूडेंट्स और किस तरह का एमसीक्यू आपको पूछा जा सकता है, आइए जरा जल्दी से हम सेकंड एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। और इस एमसीक्यू को जरा गौर से देखिएगा डियर स्टूडेंट्स, और एमसीक्यू ये है कि लेट्स से वी हैव ए ट्रेन, ठीक है, और इस फास्ट मूविंग ट्रेन में एक पैसेंजर बैठा हुआ है। ये लेट्स से दिस इज ऑब्जर्वर और बेसिकली द पैसेंजर, ठीक है, ट्रेन में, और जो ट्रेन का इंजन है ये एक विसल को ब्लो करता है। लेट्स से ये स्टार्ट में मैंने ट्रेन का इंजन ड्रॉ किया है और आपको पता है कि यहां से एक सर्टेन विसल ब्लो कर रहा है ये इंजन, ठीक है, और इस इंजन ने जो विसल ब्लो की है, उस विसल की या उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो है n। अब जाहिर सी बात है डियर स्टूडेंट्स, जब ट्रेन का इंजन एक विसल ब्लो करता है तो उस ट्रेन के अंदर बैठे हुए डिफरेंट पैसेंजर्स उस विसल को सेंस करते हैं, सुनते हैं। तो ये जो पैसेंजर है ये इस विसल की फ्रीक्वेंसी को जो ऑब्जर्व कर रहा है वो आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन है, वो है फ्रीक्वेंसी n डैश। तो डियर स्टूडेंट्स क्वेश्चन ये है कि अ फास्ट मूविंग ट्रेन इज गोइंग स्ट्रेट, ठीक है जी, और उसके अंदर एक पैसेंजर बैठा हुआ है। वो पैसेंजर साउंड की जो फ्रीक्वेंसी को सेंस करता है वो n डैश है, विसल की ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी n है। नाउ व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन n एंड n डैश? याद रहे ये n
फ्रीक्वेंसी है साउंड की, ठीक है, और ये n डैश वो फ्रीक्वेंसी है जो ये ऑब्जर्वर सेंस कर रहा है। मैं आपको डिफरेंट ऑप्शंस दे रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, इसमें से जल्दी से मुझे बताइएगा कि कौन सा करेक्ट है। लेट्स से n डैश इज ग्रेटर देन n, बीटा में है डियर स्टूडेंट्स n डैश इज लेस देन n, चार्ली में है डियर स्टूडेंट्स n डैश इज इक्वल टू n, और डियर स्टूडेंट्स डेल्टा में है कि n डैश इज इक्वल टू 0। डियर स्टूडेंट्स मैं आपको ना एक बात बताता हूं, मैंने अभी डॉपलर इफेक्ट के टॉपिक के स्टार्ट में आपको एक बात बताई थी कि इफ देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर देयर विल बी नो डॉपलर इफेक्ट। मुझे एक बात तो बताएं, जिस स्पीड से ये ट्रेन या उसका इंजन मूव कर रहा है उसके अंदर बैठा हुआ पैसेंजर भी तो उसी स्पीड से मूव कर रहा है। तो ये जो इंजन एक विसल ब्लो कर रहा है ये सोर्स है, ठीक है, सोर्स जिस स्पीड से जा रहा है उसी स्पीड से ऑब्जर्वर भी सेम डायरेक्शन में जा रहा है, तो देयर इज नो रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर। इस वजह से डियर स्टूडेंट्स जिस फ्रीक्वेंसी का ये साउंड है ये उसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी को सेंस कर रहा होगा, सुन रहा होगा। तो पता ये चला यहां पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है n डैश इज इक्वल टू n, यानी कि दोनों फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, यहां पे इक्वल होंगी। तो पता चला कि हर एक क्वेश्चन को आपने पकड़ के सॉल्व करने नहीं बैठ जाना, सबसे पहले वहां से आपने लॉजिक को तलाश करना है, लॉजिक को देखना है कि क्या चीज अप्लाई हो रही है। आइए जरा एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। अब आपके सामने मैं थर्ड एमसीक्यू लिख रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, और वो भी बेसिकली एक स्टेटमेंट है लेकिन मैं यहां पे एक सिनेरियो बना रहा हूं। लेट्स से दिस इज वाटर सरफेस, इसे ऐसे सपोज कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स, एक बंदे का दिल किया वो फिशिंग करने चला गया, ठीक है, तो वो ऑन द सरफेस ऑफ वाटर यहां पे ना बोट में बैठा हुआ है। ये नाउ दिस इज लेट कंसिडर दैट दिस इज बोट, और डियर स्टूडेंट्स यहां पे जो एक पैसेंजर है वो बोट के अंदर मौजूद है, फिशिंग कर रहा है, ठीक है जी। और यहां विद इन वाटर पानी के अंदर ना यहां पे एक सोर्स है जो कि बेसिकली ना साउंड एमिट कर रहा है, ठीक है। अब मैं आपको ये इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ये जो पानी के अंदर, ठीक है, डेप्थ में एक सोर्स है साउंड का, ये जब साउंड डिफरेंट डायरेक्शंस में इमिट करता है ना तो इस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी है वो है जी 600 हर्ट्ज, और इस साउंड की जो विद इन वाटर स्पीड है वो है जी 1500 मीटर पर सेकेंड। आपने मुझे बताना है कि जब ये साउंड इस तरीके से यूं बाहर आएगा तो ये जो ऑब्जर्वर है ये किस फ्रीक्वेंसी को सेंस कर रहा होगा, मतलब कि एपरेंट फ्रीक्वेंसी बताइए कितनी होगी अगर एयर में साउंड की स्पीड हो 300 मीटर पर सेकेंड। चार ऑप्शंस आपके पास होंगे जी डियर स्टूडेंट्स। मैंने वर्ड क्या यूज किया, व्हाट विल बी द ऑब्जर्व्ड फ्रीक्वेंसी या व्हाट विल बी द एपरेंट फ्रीक्वेंसी हियर्ड बाय दिस ऑब्जर्वर। डियर स्टूडेंट्स आपको अगर याद हो तो मैंने इसी यूनिट के इसी चैप्टर के स्टार्ट में आपको एक बड़ा प्यारा कॉन्सेप्ट बताया था कि दुनिया की कोई सी भी वेव हो जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती। मुझे बताएं, इज देयर एनी रिलेटिव मोशन बिटवीन सोर्स एंड ऑब्जर्वर? जल्दी से बताएं, ये ऑब्जर्वर है ये सोर्स है, इज देयर एनी रिलेटिव मोशन? देयर इज नो रिलेटिव मोशन। तो यहां पे डॉपलर इफेक्ट आप अप्लाई नहीं कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट्स वैसे भी अगर पानी के अंदर फ्रीक्वेंसी है 600 हर्ट्ज तो मीडियम के चेंज करने से फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगी, ये चीज याद रखिए, फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे डॉपलर इफेक्ट बेसिकली अप्लाई नहीं करना। तो इस तरह के क्वेश्चंस आपको करवाने का मकसद ये है डियर स्टूडेंट्स, आप जस्ट ये चीज सीखें कि डॉपलर इफेक्ट बेसिकली कब कब एप्लीकेबल है, उसकी बात कब की जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चंस भी पूछे जा सकते हैं जिसमें स्टूडेंट्स अक्सर ट्रैप हो जाते हैं और सॉल्व करने बैठ जाते हैं और फिर कहते हैं सर ये दो ऐसे क्वेश्चंस हैं जहां पे ये समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा केस है ये उन चार केसेस में से जो भी हमने डिस्कस किए थे। तो आइए जल्दी से एक एमसीक्यू डिस्कस करते हैं डियर स्टूडेंट्स, और वो एमसीक्यू ये है कि लेट्स से यहां पे हमारे पास एक सोर्स है जो कि स्टैटिक है, ठीक हो गया डियर स्टूडेंट्स, ये हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन है। एक ऑब्जर्वर है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स, लेट्स से सपोज कर लेते हैं कि ये मूव कर रहा है टुवर्ड्स स्टेशनरी सोर्स, ठीक है, विद ए स्पीड दैट इज डबल टू स्पीड ऑफ साउंड। ओके, तो अब ये जो सोर्स डिफरेंट डायरेक्शंस में साउंड इमिट कर रहा था उस साउंड की जो फ्रीक्वेंसी ये ऑब्जर्व कर रहा है, यानी व्हाट विल बी नाउ द एपरेंट फ्रीक्वेंसी
heard by this observer if it were possible to move with double to that of speed of sound। ठीक है, तो डिफरेंट ऑप्शंस आपके पास होंगे डियर स्टूडेंट्स। मुझे इस सिनेरियो को देख के फौरन से ये बात समझ में आती है कि ये डॉपलर इफेक्ट का फर्स्ट केस है, जिसमें जो ऑब्जर्वर है वो स्टेशनरी सोर्स की तरफ मूव कर रहा है। तो यहां पे जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला बनेगा वो होगा v प्लस यू नॉट ओवर v इंटू एफ। ठीक है, वेयर एफ इज द ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी। तो डियर स्टूडेंट्स अगर इसे सॉल्व करें, v एज इट इज ऑब्जर्वर की जो स्पीड है इट इज डबल टू दैट ऑफ स्पीड ऑफ साउंड डिवाइडेड बाय v इंटू एफ। डियर स्टूडेंट्स अब इसे फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये देखें ऊपर हो जाएगा 3v ओवर v इंटू एफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये एफ डैश एज इट इज, ये v है, ये 2v इसमें ऐड कर दें 3v हो गया, ये देखें v से कैंसिल हो जाएगा, तो फ्रीक्वेंसी क्या होगी, f होगी। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे ना अक्सर एक और बात डिस्कस की जाती है। देखिए फ्रीक्वेंसी जो वो सुन रहा होगा ना वो है 3 टाइम्स ऑफ ओरिजिनल, लेकिन डियर स्टूडेंट्स अगर मैं यहीं पे आपसे ये पूछूं कि व्हाट इज द चेंज इन फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी में चेंज कितना है, तो फ्रीक्वेंसी का चेंज ऐसे निकालेंगे डेल्टा एफ, ये क्या होगा फाइनल यानी एपरेंट माइनस ओरिजिनल। तो फ्रीक्वेंसी में चेंज इधर देखें, एपरेंट क्या है 3f माइनस ये क्या है f, तो ये होगा 2f। तो चेंज कितने का आया, डबल का चेंज आया। तो ये याद रखिएगा कि वो एपरेंट फ्रीक्वेंसी को डिस्कस कर रहे हैं या आपसे चेंज के बारे में पूछ रहा है, ये दो डिफरेंट टर्म्स हैं डियर स्टूडेंट्स। अब डियर स्टूडेंट्स एक और एमसीक्यू डिस्कस करते हैं। लेट्स से एमसीक्यू आपके सामने है जिसकी स्टेटमेंट ये है, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ ए व्हिसल ऑफ एन इंजन चेंजेस इन ए रेशियो 6:5 as engine passes a stationary observer. If the speed of sound is equal to 352 meter per second, then what will be the speed of source? It means कि speed of engine, ये आप लोगों ने फाइंड आउट करना है डियर स्टूडेंट्स। डियर स्टूडेंट्स ये एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का क्वेश्चन है और अक्सर बच्चों को इस क्वेश्चन में कंफ्यूजन रहती है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं इसे आपके लेक्चर में ही डिस्कस कर देता हूं ताकि इसकी सारी जो कंफ्यूजन है वो दूर हो जाए। डियर स्टूडेंट्स इसमें ना एक बड़ा ज़बरदस्त किस्म का सिनेरियो है, ये देखें ज़रा, ये है जनाब आपका ऑब्जर्वर, बेसिकली जो रेस्ट पे है, जो स्टैटिक है। यहां से डियर स्टूडेंट्स सपोज कर लेते हैं कि ट्रेन आ रही है, ठीक है जी, यानी इंजन, ये इस तरीके से पहले इसके करीब आएगा, ठीक है, देन इससे अवे मूव करेगा, यही मतलब है ना, लिखा हुआ है ना, द एपरेंट फ्रीक्वेंसी ऑफ द व्हिसल ऑफ एन इंजन चेंजेस इन ए रेशियो 6:5 एज इंजन पासेस ए स्टेशनरी ऑब्जर्वर। नाउ सपोज कर लें कि ये ट्रेन का इंजन है और इसने क्या करना है, इसने इस ऑब्जर्वर को पास करना है। तो पास करने में दो चीजें हमें नजर आ रही हैं डियर स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये इंजन टूवर्ड्स ऑब्जर्वर मूव करेगा, फिर यहां से जब इसे ये क्रॉस करेगा फिर ये अवे मूव करेगा। तो दो चीजें हैं, जब ये टूवर्ड्स मूव कर रहा हो डियर स्टूडेंट्स, आपको पता है फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला यूज करते हैं वो है एफ डैश इज इक्वल टू वी ओवर वी माइनस यूएस इंटू एफ। और जब ये अवे मूव कर रहा है तब जो आप फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला यूज करते हो इसे डबल डैश कर दें, क्योंकि वहां पे एफ डैश पहले हम यूज कर चुके हैं। ये होगा वी ओवर वी प्लस यूएस इंटू एफ। तो डियर स्टूडेंट्स हमें ये रेशो गिवन है एफ डैश ओवर एफ डबल डैश। इसे मैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर देता हूँ, समझा देता हूँ, सॉल्व आप इसे खुद करेंगे डियर स्टूडेंट्स। ये देखें यहाँ पे ये बन जाएगा v ओवर v माइनस यू एस इंटू एफ डिवाइडेड बाय v ओवर v प्लस यू एस इंटू एफ। तो डियर स्टूडेंट्स ये देखें कैंसिलेशन हो रही है, कैंसिलेशन इस तरह से हो रही है, v से कैंसिल हो जाएगा, f से कैंसिल हो जाएगा, ये वाला फैक्टर ऊपर आ जाएगा, तो ये बनेगा v प्लस यू एस डिवाइडेड बाय v माइनस यू एस। अब ये रेशो डियर स्टूडेंट्स आपको गिवन है, तो यहाँ पे आ जाएगा 6:5। आपको स्पीड ऑफ साउंड गिवन है, इसे यहाँ पे वैल्यू पुट कीजिए 352 और सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स जब आप सॉल्व करेंगे तो इस एमसीक्यू का जो आंसर है यानी कि सोर्स ऑफ स्पीड इट मस्ट बी 32 मीटर पर सेकेंड। अगर आपका ये आंसर आ गया है तो डियर स्टूडेंट्स इसका मतलब ये हुआ कि आपका जो
क्वेश्चन है वो बिल्कुल ठीक है और आपने जो आंसर फाइंड आउट किया है दैट इज अप टू मार्क। तो इसे अब आप फर्दर खुद सॉल्व करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, ये आपने देखा कि इस तरह के डिफरेंट एमसीक्यूज आपको पूछे जा सकते हैं डॉपलर इफेक्ट से रिलेटेड। तो डियर स्टूडेंट्स, अब एक और छोटी सी बात, यूजुअली जो एप्लीकेशन ऑफ डॉपलर इफेक्ट्स हैं उन्हें हम टेक्स्ट बुक से रीड करवाया करते हैं। तो मेरी सब बच्चों से ये रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि डियर स्टूडेंट्स, जो डॉपलर इफेक्ट की एप्लीकेशंस है वो आपने अपनी टेक्स्ट बुक से रीड करना है। जैसे वहां पे डॉपलर इफेक्ट की बात की जा रही है तो डॉपलर रेडार को डिस्कस किया जा रहा है, ठीक है। डॉपलर रेडार आप लोगों ने रीड आउट कर लेना है। इसके अलावा डियर स्टूडेंट्स, रेडार बेसिकली क्या है, अगर आप इसके स्पेल देखें ना तो ये यूं लिखा होता है रेडार। ये बेसिकली एक एब्रीवेशन है, इसे पढ़ा जाता है रेडियो, RA, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग। तो डॉपलर रेडार आप लोगों ने एक दफा पढ़ लेना है। इसी तरह से डियर स्टूडेंट्स, आप एक देखेंगे SONAR, ये एक टेक्निक है, इसे कहते हैं SO, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। तो इसको भी आपने पढ़ लेना है डियर स्टूडेंट्स, कि जो अंडर वाटर डेप्थ है वो फाइंड आउट करने के लिए, डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को लोकेट करने के लिए इस टेक्निक का यूज किया जाता है। तो डॉपलर इफेक्ट की ओवरऑल एप्लीकेशंस को एक दफा रीड आउट कर लीजिएगा। और डियर स्टूडेंट्स, इस पूरे लेक्चर में से अगर आपको कोई भी बात नहीं समझ में आती तो डियर स्टूडेंट्स आप मुझसे डिस्कस कर सकते हैं। तो विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक डियर स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज।